तो लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट करा था नया चैप्टर, उसका नाम था कीनेसियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें हमने एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि 1930 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, बहुत बुरे हालात थे, लेकिन उसके बारे में किसी ने नॉलेज नहीं दे रखी थी। तो फिर जॉन मेनर्ड कीन्स नाम के एक व्यक्ति ने अपनी थ्योरी निकाली 1936 में, जिसमें सारी बातें कंजम्पशन, इनकम, सेविंग और मल्टीप्लायर ये सब चीज़ों को लेकर बताई गई। बाकी फिर मैंने आपको बताया था कि कीन्स की थ्योरी हम 3 अलग अलग सेक्टरों में, यानी 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। 2 सेक्टर का मतलब था हाउस होल्ड और फर्म्स है, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाती है और 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाते हैं। फिर हमने एक टॉपिक कर लिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें आपको ये दिखाया था, अगर याद हो, कि हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स देती हैं। फिर फर्म्स गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड्स को बेच देते हैं और बदले में हाउस होल्ड्स पैसे दे देते हैं। तो ये एक फ्लो ऑफ सर्कल बन गया, मतलब मनी का। बाकी इसमें हमने लिख लिया था कि जो फैक्टर पेमेंट्स है वो आउटपुट की वैल्यू के बराबर होती है। और फिर जो हमने लास्ट मेन टॉपिक कवर करा था वो था एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बारे में कीन्स ने बताया था कि भाई ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। प्लान मतलब एक्स एंटे, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हो गया सी और एक हो गया आई। तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई फॉर्मूला बन गया। बाकी कंजम्पशन फंक्शन था, जिसमें हमने पढ़ा था C इज एफ ऑफ वाई, मतलब कंजम्पशन जो है वो इनकम का फंक्शन होगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन मतलब खर्चा बढ़ेगा। फिर हमने इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लिया था बढ़िया सा, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए मतलब था ये वाला हिस्सा जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यानी जीरो इनकम पर कितना कंजम्पशन है, और बी मतलब था स्लोप, जिसका फॉर्मूला था चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, जिसको हम बोलते हैं एमपीसी। फिर हमने कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन लिख लिया था, जिसमें हमने फिर एपीसी, ये टर्म है, ये भी कवर कर ली थी, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, सी अपॉन वाई। ठीक है ना, और डायग्राम बना लिया था। और फिर हमने एक और रिलेशन इसी तरह कवर करा था, कंजम्पशन, इनकम और सेविंग का। सेविंग के बारे में आपको बताया था, सेविंग जो होती है वो इनकम और कंजम्पशन का डिफरेंस होती है ना। और जहाँ पर सेविंग जीरो होती है उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ये लिख लिया था। और सेविंग के स्लोप को एमपीएस कहते हैं, और एपीएस होता है सेविंग अपॉन इनकम। तो हमने एक डायग्राम ये भी बना लिया था, जिसमें हमने देख लिया था कि डिस सेविंग्स क्या है और सेविंग्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था बेसिकली। तो मतलब थर्ड टॉपिक तक हमने लिख लिया था। तो हम ऐसा करते हैं, आज नंबर 4 मेन हेडिंग डालते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं आज के क्या क्या है। तो नंबर 4 का नाम है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, इसको प्यार से कहते हैं एएस। ठीक है, तो कीन्स की थ्योरी में एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, तो लिखते हैं एएस रिप्रेजेंट्स इनकम, दैट इज वाई। तो कीन्स के मुताबिक एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है एक प्रकार से इनकम। तो इट्स 2 कंपोनेंट्स आर, तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। तो इनकम के 2 कंपोनेंट्स हैं, बताओ याद है किसी को? इनकम के एक होता है वही कंजम्पशन, राइट है ना, जो हमने पहले पढ़ा था, जो एग्रीगेट डिमांड का भी कंपोनेंट था, कंजम्पशन। और दूसरा क्या होता है? सेविंग्स, ये भी हमने पढ़ा था, सेविंग है ना। तो बेसिकली कीन्स ने बहुत ही लॉजिकल बात करी कि कोई भी इनकम जो होती है, किसी भी मतलब इकोनॉमी की जो इनकम होती है, तो उस इनकम में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो कंजम्पशन या सेविंग। इसका मतलब है कि अगर मान लो आपकी इनकम है 100, तो आप क्या करोगे? या तो 80 रुपये खर्च कर दोगे और 20 रुपये सेव कर लोगे। तो इनकम के 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया कंजम्पशन और दूसरा हो गया सेविंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया कि भाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब हमने मजेदार बात ये कि कंजम्पशन के बारे में भी सारी डिटेल पढ़ ली थी ऑलरेडी, है ना, और सेविंग के बारे में भी पढ़ ली थी। तो हमें इनके बारे में दोबारा से नहीं लिखने की जरूरत, हमें दोनों के बारे में पता है। हाँ, अब इसमें स्टार पॉइंट बनाते हैं कि कीन्स ने एक हमें मेन चीज़ सिखाई, इसका नाम है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 सेक्टर। तो आखिर देश की नेशनल इनकम जो है, या जो इक्विलिब्रियम इनकम है, वो कैसे निकलेगी 2 सेक्टर के अंदर, ये हमें कीन्स ने बताया बेसिकली। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि कीन्स ने हमें कैसे डिटरमाइन करना सिखाया कि इनकम कैसे पता चलेगी देश की, है ना, 2 सेक्टर के अंदर। तो लिखो, सबसे पहले इसकी कंडीशन थी AD इज इक्वल टू AS। तो अगर आपको याद हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन AD इज इक्वल टू AS, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर रहेगी, है ना। अब AD के कंपोनेंट्स लिखते हैं नीचे। AD के कंपोनेंट्स क्या है? C प्लस आई, और AS के कंपोनेंट्स क्या हैं? C प्लस S, जो हमने अभी लिखे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं C प्लस आई बराबर है C प्लस S के। और अगर हम इसकी मैथमेटिक्स देखें तो C से C कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फिर अल्टीमेटली क्या बचेगा? I इज इक्वल टू S, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो कीन्स के मुताबिक देश का इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम वो तब होता है जब AD और AS बराबर होते हैं, या मतलब इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसको हम एक डायग्राम पर भी बना लेते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा एक ऐसी मतलब रेफरेंस के पर्पस के लिए। तो इसमें 2 डायग्राम बनाने हैं आपको समझने के लिए, मेरे साथ साथ एक के नीचे एक, पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग उसके नीचे ही बनाना है। तो ऊपर वाले डायग्राम में मैं AD और AS के कर्व बनाऊंगा, है ना, तो उसी बहाने कर्व भी याद हो जाएंगे हमें। और नीचे वाले डायग्राम पे हम इन्वेस्टमेंट के और सेविंग के कर्व बनाएंगे। तो ऊपर वाले में हम AD और AS के कर्व बनाएंगे, नीचे वाले में इन्वेस्टमेंट और सेविंग के कर्व बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले डायग्राम को बनाता हूँ। तो जो AS का कर्व होता है, AS का कर्व बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होता है
और वो एक 45 डिग्री लाइन की तरह ऊपर जाता रहता है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले यही बना लो, ये है ए एस, मतलब एग्रीगेट सप्लाई, ए एस। फिर दूसरा कर्व है ए डी, ए डी का कर्व हमने बनाया था, वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद ऐसे वो भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो ए एस को कट कर देगा, एक पॉइंट पर आकर, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं, दूसरा डायग्राम है नीचे वाला, मतलब उसमें हम बनाएंगे सेविंग का कर्व। तो सेविंग कर्व आपको याद है, सेविंग कर्व वो नेगेटिव से बनता था थोड़ा, है ना, नीचे से शुरू होता है और वो भी फिर ऊपर की तरफ जाता रहता है। तो ये एक बन गया हमारा सेविंग कर्व। और फिर हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का कर्व। इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा बनेगा? इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने लिखा था कि कांस्टेंट होती है, हाँ कांस्टेंट होती है, ये लिखा था। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, तो हम बिल्कुल उसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे बना देंगे। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट, यानी कि आई, इन्वेस्टमेंट का कर्व। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी, है ना, इक्वल हो। तो देखो मज़ेदार बात क्या बताई कीन्स ने, कि देश में इक्विलिब्रियम लेवल इनकम कौन सी है, पता है कौन सी है? जब एडी और एएस क्या है, इक्वल है, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होते हैं। तो मतलब ये जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा ना या इनकम, इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर भी ई बिंदी बना देता हूँ, यहाँ पर भी ई बिंदी बना देता हूँ। तो इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो जहाँ पर एडी और एएस बराबर है और वहीं पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर होते हैं। तो यही हमने देखो ऊपर कंडीशन में लिखा था कि एडी और एएस बराबर है और इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है ना। बन गया डायग्राम, ठीक। अब कई बार ये कंडीशन एग्जाम में मतलब डायरेक्टली नहीं देता एमसीक्यू के अंदर, मतलब एडी इज इक्वल टू एएस नहीं देता, वो इसको कुछ नाम बदल के देता है। तो इसके बदले हुए नाम लिखने हैं हमें बादल के अंदर। पहला लिखना है आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है एक तरह से एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितनी सप्लाई करने का सोच रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है ना। एएस को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते थे और वो बराबर होगी रियलाइज्ड वैल्यू के। रियलाइज्ड वैल्यू का मतलब हो गया एडी, कि भाई जो लोग डिमांड कर रहे हैं तो जब वो एक्चुअल में सामान खरीदेंगे तो फिर मैं बेच पाऊंगा और मेरी वैल्यू रियलाइज हो पाएगी। तो मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि इसका कि जो प्रोड्यूसर्स सोच रहे हैं उनका उतना ही सामान अगर बिक गया और वैल्यू रियलाइज हो गई तो इसका मतलब है कि सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर है। तो कीन्स का ये कहने का मतलब है कि जितना प्रोड्यूसर्स सोच रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब तो हो गया कि वो सोच रहे हैं कि कितना बेचेंगे सप्लाई, और अगर डिमांड भी उतनी ही निकल गई तो उनका सारा सामान बिक जाएगा, यानी रियलाइज वैल्यू भी उतनी हो जाएगी। तो इसको बोल दिया डिमांड। तो ये मतलब हो गया, तो ये लिखो आप। चलो तो इतना क्लियर हो गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और रियलाइज वैल्यू बराबर हो। तो कीन्स ने बेसिकली इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका बताया था कि एडी और एएस बराबर हो या सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर हो। अब इसी के नीचे लिखना है, मतलब इसी के नीचे एक स्टार डाल के बनाना है, इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये है टॉपिक का नाम। तो इसमें बेसिकली हम दो बातें कवर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, और आपने एग्जाम में भी 12th में भी शायद सुना होगा। इसमें हमें दो चीज़ें कवर करनी है। तो पहले हम लिखते हैं ए का नाम है डेफिशिएंट डिमांड और ब्रैकेट में डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड और ब्रैकेट में डिफ्लेशनरी गैप। चलो तो ये क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप का। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे बस मेन, ठीक है। तो साथ साथ ही बना लेते हैं डायग्राम और फिर कुछ छोटी सी बात साइड में लिख लेंगे। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें पहले हमें इक्विलिब्रियम बनाना है जो कीन्स ने हमें बताया एडी और एएस का, ठीक है। तो एक एक करके कर्व बनाते हैं। तो पहला कर्व बनाते हैं हम एएस का कर्व, वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और 45 डिग्री लाइन बन जाएगा एएस। फिर उसके बाद एक मन घड़ंत नीचे एफ लेवल मार्क कर लेते हैं, एफ कहीं पर जहां मन करे वहां पर एक एफ लेवल मार्क कर लेते हैं। इस एफ लेवल का मतलब होता है, वो लिख लो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। एफ लेवल का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फिर उसके बाद हम एक एडी बनाते हैं, मतलब एग्रीगेट डिमांड। तो वो थोड़ा ओरिजिन से ऊपर शुरू होता है और उधर चला जाता है ना, ठीक है। अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब कीन्स ने हमें बड़ी अच्छी बात, एक स्पेशल चीज़ हमें सिखाई कि हमारे देश में जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि इस लेवल पर, एफ लेवल पर हमारे देश में सब लोग एम्प्लॉयड है ना। तो इसको नाम दे दिया फुल एम्प्लॉयमेंट। अब लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज़ यहाँ पर हुई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, कि इस लेवल पर जब हमने देखा तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है ना, एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। देख रहे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो है कम है। तो इसीलिए इस सिचुएशन का नाम पड़ गया डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड का सिंपल शब्दों में मतलब ये होता है कि डिमांड कम है ना। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब ये है कि डिमांड जो है वो कम है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर आप देखोगे तो डिमांड क्या है, कम है ना। तो आप ये डॉटेड लाइन बना लो, तो इससे आपको समझ आ जाएगा
कि कीन्स ने बताया कि भाई डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, तो इसका नाम पड़ गया डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, पहले नाम क्या हो गया। अब हम इमेजिन करते हैं, अब हम कुछ इमेजिनरी काम करेंगे हरे रंग के कर्व से। अब हम ये इमेजिन करते हैं थोड़ी देर के लिए कि मान लो ये वाला काले रंग वाला एडी हटा देता हूँ, और अब हम इमेजिन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि एडी अगर ये हरे रंग वाला होता, लेट्स एज्यूम, इसको नाम दे देता हूँ एडी डैश। हम ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये हरे रंग वाला एडी डैश होता तो फिर क्या डिमांड और सप्लाई में कोई गैप होता? नहीं होता, फिर तो ये दोनों सेम पॉइंट पर बराबर आ रहे होते। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है कि जो हमने पहले काले रंग वाला एडी बनाया था और जो अभी इमेजिनरी हरे रंग का एडी बनाया, इन दोनों एडीज के बीच में ये जो गैप है, मतलब हरे और काले रंग के एडीओं के बीच में जो गैप होता है ना, ये वाला गैप, इसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसे कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो कम है, तो ऐसे में प्राइस जो होंगे वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो इस गैप को आप बना लो, इस गैप को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। बस, तो यहाँ हाथ का निशान बना के लिखना है आपको कि डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है या क्यों कह रहे हैं इसको डिफ्लेशनरी गैप, कि भाई डिमांड कम है, देयरफॉर अब प्राइसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो प्राइसेस कम हो जाएंगे को इंग्लिश में कह देते हैं डिफ्लेशन। तो इसीलिए इस गैप का नाम पड़ गया डिफ्लेशनरी गैप। तो बस ये कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट डेफिशिएंट डिमांड का और डिफ्लेशनरी गैप का। तो बेसिकली ये सिचुएशन जो होती है डिफ्लेशनरी गैप की, इस समय देश में आउटपुट भी कम हो जाता है, इसमें देश में मतलब प्राइसेस भी कम हो जाते हैं और थोड़ा सा मतलब इकोनॉमी में स्लोनेस आ जाती है क्योंकि डिमांड कम है। तो इस पूरी सिचुएशन का क्रक्स ये है कि डिमांड कम है, इकोनॉमी में डिमांड कम है, इसीलिए नाम पड़ गया डेफिशिएंट डिमांड। ठीक, तो क्लियर हो गया डेफिशिएंट डिमांड। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? डिमांड ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल सही। तो बी सिचुएशन का नाम पड़ गया एक्सेस डिमांड, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड और ब्रैकेट में लिख लो इन्फ्लेशनरी गैप। तो अब देखो जी, इसमें भी हम पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं एएस। एएस ये है 45 डिग्री। फिर कहीं पर हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं एफ, है ना। इस एफ लेवल का मतलब है क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो दोबारा लिख लेते हैं, चाहे एफ लेवल का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि देश में सब एम्प्लॉयड है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फिर हम बनाते हैं काले रंग का एडी। ठीक है। अब इस बार क्या होगा देखो, अगर हम चेक करें पहले इस बार क्या हो रहा है। इस बार अगर आप देखोगे ध्यान से तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आप चेक करोगे तो देखोगे कि सप्लाई जो है वो इस बार कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ गया? एक्सेस डिमांड। क्योंकि इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एक्सेस डिमांड। कि डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या है? ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे डिमांड ऊपर है बिंदु और सप्लाई थोड़ा नीचे टच हो रहा है। पहले इतना क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम एज्यूम करें थोड़ी देर के लिए कि मान लो डिमांड हरे रंग वाला कर्व होता, लेट्स से ए डी डैश, अगर डिमांड हरे रंग वाली होती तो फिर क्या कुछ गैप होता? नहीं होता। तो बेसिकली जो काले रंग वाला एडी हमने पहले बनाया था और जो हरे रंग वाला एडी हमने अब बनाया, तो इस काले और हरे रंग के एडियों के बीच में जो ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये आप बना लो बस। तो काले और हरे रंग के एडियों के बीच के गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। बस इसमें आप ये लिख सकते हो अपने समझने के लिए कि भाई इसको इन्फ्लेशनरी गैप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है कभी भी, है ना, चीज़ों की डिमांड जब ज़्यादा होती है तो इससे इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको नाम देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है इकोनॉमी के अंदर कि इससे डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना चाहता है प्रोड्यूसर, और इकोनॉमी में प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे जिसकी वजह से फिर आउटपुट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब इसको हम कहते हैं महंगाई। तो समझ आ गए दोनों, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। चलो ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, अभी इतना ही करते हैं, है ना, क्योंकि आगे की स्टोरी थोड़ा सा और रेलिवेंट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा। या तो आज बस इतना ही कर लेते हैं। तो इसको आप रिवाइज कर लेना बस एक बार अच्छे से।